प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो फैसले किए उसका असर होता दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के 4 फीस और हर फीस के लिए अलग स्ट्रेटजी के फायदे अब दिखने शुरू हो गए हैं। कोरोना को रोकने में मोदी सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं धीरे धीरे लॉकडाउन में मिली छूट से आर्थिक गतिविधियां बहाल करने में मदद मिलने लगी है। खास तौर पर लॉकडाउन 4 में जो रियायतें मिली उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 5 राज्यों में इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो गई है। केरल, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक में अब सभी चीजों को खोल दिया गया है, जिससे सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि भारत की कुल जीडीपी में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 27% है। एलारा सिक्योरिटीज के ताजा स्टडी के मुताबिक इन 5 राज्यों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एलारा ने इन राज्यों में बिजली की खपत, ट्रैफिक, थोक बाजारों में खेतिहर उत्पादों की पहुंच और गूगल के मोबिलिटी डेटा को खंगाला। एलारा की माने तो ये संकेत इकोनॉमी के लिए बढ़िया है और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। वहीं इस रिपोर्ट से कांग्रेस को भी गहरा सदमा लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ये रिपोर्ट्स राहुल गांधी के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पिछले साल जेल से बाहर निकले हैं, लेकिन चिदम्बरम इस बार अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम को साथ लेकर जेल जाएंगे। पी चिदम्बरम की तकलीफें फिर से बढ़ने वाली हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे बाप बेटे पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और दिल्ली की एक अदालत में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने आईएनएक्स मीडिया में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में चिदम्बरम के अलावा उनके बेटे कार्ति के चार्टेड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन और दूसरों का भी नाम है। चिदम्बरम को पिछले साल 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 6 दिन बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता को जमानत दे दी, लेकिन ईडी मामले में उन्हें पिछले साल 4 दिसंबर को जमानत मिली थी। वित्त मंत्री के रूप में चिदम्बरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीवी की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई 2017 को अपना मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री को जेल जाना पड़ा। हालांकि चिदम्बरम बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि उन्हें मामले में फंसाया गया है। पिछले साल जेल में रहने के दौरान भी उनसे कई कांग्रेसी नेता तिहाड़ जेल मिलने पहुंचे थे। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और एनसीपी के सहयोगी बनने के बाद शिवसेना अब सेकुलर बनने चली है और सीएम उद्धव ठाकरे हिंदुत्व छोड़ अब मुसलमानों के हिमायती बनने में लगे हैं। शिवसेना का रंग बदलता देख पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी भड़क गए हैं। फडणवीस के भड़कने की वजह बीएमसी का वो पत्र है जिसमें बीएमसी ने मुस्लिमों के शव के अंतिम संस्कार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रडार पर चल रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टास्क फोर्स के सहयोग करने की बात कही गई है। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये पत्र ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि शिवसेना ने बीएमसी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों को वैध बनाने वाला संगठन बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये जानकर धक्का लगा कि बीएमसी पीएफआई जैसे संगठनों को वैधता दे रहा है, जो कथित रूप से देश और समाज विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि फडणवीस ने बीएमसी का जो पत्र ट्वीट किया है वो 18 मई का है। इस पत्र में बीएमसी ने सभी अस्पताल अधीक्षकों को ये निर्देश दिए थे कि कोरोना वायरस या इसके किसी संदिग्ध मुस्लिम मरीज की मौत की स्थिति में पीएफआई को सूचना दे। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामलों में भी पीएफआई का नाम आया था। कई और मामले में भी पीएफआई का नाम सामने आने के बाद इसकी भूमिका की जांच एनआईए कर रही है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे और उनके चेले अभी तक खामोश हैं। लेकिन सवाल है कि पीएफआई जैसे खतरनाक संगठन को वैध करने के पीछे उद्धव ठाकरे की क्या मंशा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आरजेडी और दूसरे दलों को बिहार से बाहर फेंकने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर प्लान तैयार कर लिया है। दूसरे दल अभी सीएम नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए नेता की तलाश में हैं। इससे पहले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एनडीए के सीएम उम्मीदवार की घोषणा करने जा रहे हैं। चर्चा है कि जिस नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों ने पिछले 15 सालों से भरोसा किया है, वो नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे और इसकी घोषणा भी जल्द वर्चुअल रैली में कर दी जाएगी।
कुछ दिन पहले बिहार विधानमंडल में बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दरअसल ये बयान सुशील मोदी ने उस वक्त दिया था जब आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। बिहार की जनता पिछले 15 साल के नीतीश कुमार के शासन से ऊब चुकी है। हालांकि चुनावी साल में प्रवेश कर चुके बिहार में समय पर चुनाव होंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सभी राजनीतिक दल समय पर ही बिहार विधानसभा चुनाव के पक्षधर हैं। आरजेडी और दूसरे दलों ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका और भारत अब साथ साथ हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सालों पुरानी दोस्ती को नई ऊंचाई पर पहुंचाने जा रहे हैं। चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत के साथ है। दोनों देश मिलकर अब चीन को सबक सिखाएंगे और चीन को दुनिया के नक्शे से अलग थलग करेंगे। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाकर चीन भारत को आग दिखा रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बॉर्डर पर चीन की हरकतों और ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने मोदी को G7 देशों की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार जैसे मसलों पर दोनों नेताओं ने बातचीत की। बातचीत के कई बिंदु ऐसे रहे जिससे चीन बौखला गया, चाहे वो G7 को विस्तार देने की बात हो या सीमा तनाव की। चीन को मोदी ट्रंप की ये बातचीत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ट्रंप G7 में भारत के अलावा रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप की मंशा G20 की वैल्यू कम करने की है, जिसमें चीन भी मेंबर है। दरअसल चीन और अमेरिका के रिश्ते अब बड़े तल्ख हो चले हैं। WHO में चीन के प्रभाव को लेकर ट्रंप उसकी फंडिंग रोक चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने G7 के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया। इसके अलावा मोदी ने ट्रंप की राय को सराहते हुए साथ काम करने की बात कही। ट्रंप और मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है और इसी दोस्ती से चीन जलने लगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कांग्रेस और लोगों के बीच उनकी हैसियत कुछ नहीं है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन राहुल गांधी परिवार के चिराग हैं। अब एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय कांग्रेस शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों या फिर महाराष्ट्र जैसे वो राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में साझीदार है, वहां के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उनके सूबे में अप्रूवल रेटिंग 81.06% है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 56.74% लोगों ने कहा कि वो बघेल के काम से बहुत ही संतुष्ट हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और इसमें कांग्रेस साझीदार है। राज्य में कोरोना के भयंकर संकट के बावजूद सीएम उद्धव ठाकरे की अप्रूवल रेटिंग बेहतर है। 76.52% लोगों ने उद्धव को अच्छा बताया, जबकि 63.72% लोगों ने उनके काम को संतोषजनक माना है। केवल 11.36% लोगों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो सीएम ठाकरे के कामों से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अप्रूवल रेटिंग 65.61% है। इसके अलावा झारखंड की गठबंधन सरकार में भी कांग्रेस शामिल है। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोगों ने 61.26% अप्रूवल रेटिंग दी है। कुल मिलाकर देखें तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या फिर वो सरकार में सहयोगी है, वहाँ राहुल गांधी से ज्यादा मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता है। दिल्ली में सीएए के खिलाफ हुए दंगे में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नॉर्थ ईस्ट जिले में हुए दंगे का मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन है। ताहिर के साथ पूर्व जेएनयू स्टूडेंट उमर खालिद और शाहदरा के खुरेजी खास दंगे में आरोपी खालिद सैफी भी शामिल है। मामले में पुलिस ने ताहिर समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें ताहिर का छोटा भाई शाह आलम भी है। जांच में सामने आया कि ताहिर ने दंगे के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने दंगे शुरू होने के ठीक एक दिन पहले ही रिलीज करवाया था। पुलिस चार्जशीट में ताहिर पर आरोप है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में 1.1 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में ट्रांसफर करवाए, फिर बाद में उन पैसों को कैश में ले लिया। इतना ही नहीं, ताहिर के घर पर कई सीसीटीवी हैं,
लेकिन वहां 23 से 28 के बीच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मतलब दंगे के दौरान सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। ताहिर ने दंगे से सिर्फ एक दिन पहले खजरी खास थाने में जमा अपनी पिस्टल निकलवाई थी। ऐसा क्यों किया, इसका ताहिर के पास जवाब नहीं। उसके नाम पर 100 कार्टेज इशू हुए थे, इनमें से 64 बचे हैं। उसने 20 को इस्तेमाल किया। 20 इस्तेमाल करे उनके घर पर मिले, वहीं 16 का हिसाब नहीं। वहीं चार्जशीट कहती है कि दंगे से पहले खालिद सैफी और उमर खालिद से ताहिर की मुलाकात हुई थी। इसका सबूत उनकी मोबाइल लोकेशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।